जब जंतर मंतर की सड़कों पर भीड़ जमा होती है तो हवा में एक अलग ही तरह का नशा होता है। उस पल में हर किसी को लगता है कि वह किसी क्रांति का हिस्सा बन रहा है, देश बदलने निकला है और इतिहास लिख रहा है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, पुलिस की बैरिकेडिंग हटती है और नेता अपनी लग्जरी गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर एसी में निकल जाते हैं, तब शुरू होता है वो कड़वी सच्चाई जिसे कोई नेता अपने भाषण में नहीं बताता। आज अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रदर्शन के बाद क्या हो जाएगा, तो उस भ्रम का गुब्बारा अभी फोड़ लीजिए। पर्दे के पीछे की असली कहानी वो नहीं है जो आपको सोशल मीडिया की रील्स में दिखाई दे रही है, बल्कि असली कहानी अब शुरू हो रही है। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों, साइबर सेल की डेटा माइनिंग और कानूनी शिकंजे के साथ में। बहुत से लोगों को लगता है कि भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं और वो हजारों की तादाद में छिपकर कुछ भी करके निकल जाएंगे। लेकिन 2026 की आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक ने इस मुगालते को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यह आपको सोचकर चलना पड़ेगा। आज जंतर मंतर के हर मुख्य गेट से लेकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के हैंडल, बैरिकेड्स, टूटे हुए शीशों और छोड़े गए पत्थरों तक से एफएसएल की एक्सपर्ट टीमें एक एक फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आधुनिक कैमरों, ड्रोन फुटेज और हाई डिफिनेशन सर्विलांस से मिले विजुअल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में डाला जा रहा है। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा युवा होगा, कोई ऐसा आदमी होगा जिसका किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ना हो। आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल, आपकी तस्वीरें और आपकी ऑनलाइन मौजूदगी अब कानून के लिए आपके पहचान पत्र की तरह काम कर रही है। जब आपकी चेहरे की बनावट और फिंगरप्रिंट्स डिजिटल डेटाबेस से मैच कराए जाते हैं, तो आपकी पूरी कुंडली चंद सेकंड में जांच एजेंसियों की स्क्रीन पर आ जाती है। आधार और केंद्रीय डेटाबेस में आपके उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों के स्कैन और चेहरे का बायोमेट्रिक मैप सुरक्षित रहता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रशासनिक पहचान के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसी स्थितियों में अपराधियों और उपद्रवियों की सटीक पहचान के लिए भी किया जाता है। जब टेक्नोलॉजी आपके बायोमेट्रिक को आपके सोशल मीडिया हैंडल और सरकारी रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा, तो आपका यह सोचना कि मुझे कौन पहचान पाएगा सबसे बड़ी नादानी साबित होगा। पहचान होते ही जो पहला कदम उठाया जाएगा वो है गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होना। जब एक बार किसी नागरिक का नाम सरकारी रजिस्टर में किसी दंगे में, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या फिर गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने की धारा में आ जाएगा, तो उसका असर केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहेगा और इसी के बाद शुरू होगा बुलडोजर एक्शन, संपत्तियों की कुर्की और जेल की सलाखें। जब पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर खड़ी होंगी तो मोहल्ले की नजरें और पड़ोसियों का रवैया रातों रात बदल जाएगा। जिस क्रांति का नाम लेकर आप सड़कों पर उतरे थे, उसका बिल चुकाने के लिए आपके बूढ़े मां बाप अकेले रह जाते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा तबाही उस वर्ग की होती है जो असली स्टूडेंट है। जो युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव देहात से दिल्ली एनसीआर की तंग गलियों में किराए के कमरे लेकर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, कोई इंजीनियर, तो कोई सिविल सर्विसेज में जाकर देश सेवा करना चाहता है। लेकिन एक बार अगर आपके नाम के आगे एफआईआर का ठप्पा लग गया और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, तो आपका पूरा करियर वहीं पे ठप हो जाएगा। भारत की प्रशासनिक और कॉर्पोरेट व्यवस्था का सबसे सख्त नियम है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। जब आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज होती है। अगर उसमें एक भी पेंडिंग क्रिमिनल केस या फिर एफआईआर का जिक्र आ गया, तो ज्वाइनिंग लेटर सीधे रद्द कर दिया जाता है। भाई साहब, इतना ही नहीं, आज की मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनियां भी बिना पुलिस क्लियरेंस और गहन बैकग्राउंड चेक के किसी को 1 लाख तो क्या 10,000 की नौकरी पर भी नहीं रखती। एक पल का जोश और किसी नेता के भड़काऊ भाषण में आकर उठाया गया कदम आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर देगा। आपको यह कड़वी हकीकत समझनी होगी कि देश में सरकारें चुनाव से बनती है और प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं। मान लीजिए कि मौजूदा व्यवस्था में आप अपनी नाराजगी जताने के लिए कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई और भी अधिक सख्त प्रशासक सत्ता में आ गया जो देश हित और कड़े कानून व्यवस्था के मामले में रत्ती भर भी ढील न देता हो, तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक सेकंड के लिए आप सोचिए तो 3-4 मुख्यमंत्री आपके सामने आ जाएंगे। यूपी चले जाइए,
बंगाल चले जाइए, असम चले जाइए, अगर ये बैठ गए ना तो फिर तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। इस बात को समझिए। उस स्थिति में क्या वो नेता आपको बचाने आएंगे जिनकी तस्वीर वाले झंडे आप सड़कों पर लहरा रहे थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून अपनी गति से चलेगा और आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल कोर्ट के चक्कर काटने और वकीलों की फीस भरने में गवा देंगे। राजनीति का सबसे नंगा सच यह है कि मंच से बड़े बड़े दावे करने वाले नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार गिरती है या बचती है, क्योंकि उनका कैरियर पहले से सुरक्षित होता है। आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, डंडे कौन खा रहे हैं इस वीडियो में आप देख लो। डंडे कौन खा रहे हैं? और ये अभिजीत दीपके कहां खड़ा है ये भी आप देख लो। तो भाई नेता तो ये है, लाठियां तो इसे खानी चाहिए। तो ये तो ऊपर खड़ा होकर के मजे ले रहा है, ये तो नहीं खा रहा है डंडे। इस बात को भाई समझो। प्रोटेस्ट खत्म होने के अगले ही दिन ये तमाम बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के दफ्तर में बंद कमरे में चाय पी रहे होंगे और टीवी डिबेट्स में नई रणनीति बना रहे होंगे। जिस सड़क पर आपने लाठियां खाई थी वहां इनमें से एक भी नेता आपको जमानत करवाने खड़ा नहीं मिलेगा। वो मीडिया के कैमरों के सामने तो आपका नाम ले लेंगे, लेकिन अदालत के कटघरे में आपके साथ खड़ा होने की हिम्मत किसी में भी नहीं होगी। क्योंकि अगर वो खड़े होंगे तो वो भी अंदर जाएंगे कि अच्छा भैया ये क्रिमिनल है, इसके साथ में आप आए हो, तुम भी चलो। कभी नहीं जाएंगे वो। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जिन नेताओं के इशारे पर भीड़ उग्र होती है, अगर कभी उनमें से कोई व्यक्ति घूम फिरकर किसी गठबंधन या स्थिति में सत्ता में बैठ गया तो सबसे पहले जेल जाने वाले आप ही होंगे। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। या फिर आप किसी थाने में चले जाइए, वहां के आप दरोगा, एसपी जो भी होंगे वहां से आप पूछ लीजिए कि भाई उस आपके शहर में कोई चोर उचक्का का जब नाम आ जाता है और कहीं पर भी चोरी होती है तो सबसे पहले आप किसे अंदर डालते हो? उसी चोर उचक्के को सबसे पहले जेल में डाला जाता है। तो सत्ता में आते ही उनकी प्राथमिकता अपनी छवि को एक जिम्मेदार और कड़े प्रशासक के रूप में पेश करने की होती है। तब वे खुद पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि पुराने मामलों के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि देश को मैसेज दिया जा सके कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। जिस चेहरे के लिए आपने अपनी पढ़ाई और करियर दांव पर लगाया, वही चेहरा आपको जेल भेजने के आदेश पर दस्तखत करेगा। क्रांति और बदलाव का रास्ता भीड़ में शामिल होकर पत्थर फेंकने या फिर नारेबाजी करने से नहीं निकलता। असली बदलाव तब आता है जब आप व्यवस्था के अंदर घुसकर उसे सुधारने की ताकत हासिल करते हैं। यदि आपको लगता है कि देश की नीतियां गलत है, शिक्षा व्यवस्था में खामियां है या फिर रोजगार के अवसर कम हैं, तो इसका मुकाबला अपनी योग्यता बढ़ा कर दीजिए। बनिए ना पढ़ लिख कर कुछ अफसर, पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाइए, नीति निर्माता बन जाइए, या फिर खुद एक ऐसा सामर्थ्यवान नागरिक बनकर खड़े हो जाइए जिसकी आवाज को सरकारें अनदेखा न कर सके। जब आप किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो यह जरूर जरा सोच लिया करिए कि आपका इस्तेमाल कौन कर रहा है और इसका फायदा किसे मिलने वाला है। अगर आपके जेल जाने से किसी पार्टी को 4 वोट और 2 टीवी हेडलाइंस मिलती है और आपकी जिंदगी के 20 साल बर्बाद होते हैं, तो यह सौदा पूरी तरह से घाटे का है। किसी भी राजनेता या विचारधारा का टूल बनने से इनकार कीजिए। आपकी पहली जिम्मेदारी आपका परिवार, आपका सपना और आपका अपना भविष्य है। इसीलिए जंतर मंतर हो या देश का कोई भी कोना, नेताओं के बहकावे में आकर अपनी पहचान, अपनी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और अपने पुलिस रिकॉर्ड से खिलवाड़ मत कीजिए। जो ऊर्जा आप सड़कों पर व्यवस्था से टकराने में बर्बाद कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को अपनी किताबों, अपनी स्किल्स और अपनी काबिलियत को तराशने में लगाइए। जब आप काबिल बनेंगे तो सिस्टम खुद आपकी बात सुनने पर मजबूर होगा। सवाल यह नहीं है कि आज जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, असली सवाल यह है कि कल जब आपकी जिंदगी का फैसला होगा तब आपके साथ कौन कौन खड़ा होगा। अपनी सोच को बदलिए, राजनेता की ढाल बनना बंद कीजिए और अपने भविष्य के खुद निर्माता बनिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बार बार मत लिखिए कि भाई तुम्हें कितना पैसा मिला है। कोई पैसा नहीं मिलता भाई, तुम्हें कितना पैसा मिला। अब बताओ, मैं आपको अगर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
आप चाहे कोई पेरेंट्स देख रहे हो या फिर कोई जो स्टूडेंट है वो देख रहा हो, कोई भी आप देख रहे हो, भाई मुझे क्या मिलना है इससे बताओ आप। लोग नीचे में कमेंट करते हैं भाई तुम्हें कितना पैसा मिला। अरे यार, हर चीज बोलने के लिए पैसा लिया जाता है क्या? अगर आपको बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी जीवन बच सके। इस अंक में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।